दूसरे व्यक्ति का नाम बी है और तीसरे व्यक्ति का नाम सी है। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं आपके पास, एक व्यक्ति का नाम ए है, दूसरे व्यक्ति का नाम बी है, तीसरे व्यक्ति का नाम सी है। गौर करने वाली बात क्या है वो सुनिए कि जो तीनों व्यक्ति हैं ना, ए बी और सी, ए कहता है कि बी रुका हुआ है, मतलब ए बोलता है कि बी जो है वो रुका हुआ है, मतलब विरामावस्था में है, विराम की अवस्था, विरामावस्था। तो ए कहता है कि जो बी है वो विरामावस्था में है। ठीक है, कहता है, कहने दो। सी जो है वो कहता है कि बी जो है वो गति में है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक इंसान आपको आकर के कह रहा है कि आप चल रहे हो और एक इंसान आपको कह रहे हो कि आप रुके हुए हो, और दोनों सच बोल रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु चल भी रही हो और रुकी भी हो? अब ये यस है या नो है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों सच बोल रहे हो, ये संभव हो सकता है या नहीं। दोनों सच बोल रहे हो, क्या ये संभव है? यदि संभव है तो इसका आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों संभव है, और यदि संभव नहीं है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा संभव क्यों नहीं है। कमेंट करके बताइए। राहुल ने काफी हद तक सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड। देखो समझते हैं ऐसा क्या बात हो रही है। बहुत सिंपल है, ये दोनों सच बोल रहे हैं, ऐसा संभव है। दोनों सच बोल रहे हैं, ऐसा संभव है, और ऐसा क्यों संभव है वो समझिए। जैसे मान लो अगर ए और बी एक ट्रेन में हो, मान लेते हैं कि ए और बी जो है एक ट्रेन में है और ट्रेन चल रही है। ट्रेन में तो बहुत सारे टायर होते हैं ना, मैं 4 टायर लगा दिए। ट्रेन चल रही है, ये संभव है। मान लो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये ए और बी ट्रेन में साथ साथ बैठे हुए हैं, पैसेंजर हैं दोनों एक ही ट्रेन के, तो जब ए देखता है तो बी उसको अपने सामने नजर आता है, और जब बी देखता है तो बी को ए अपने सामने नजर आता है। तो ए इसलिए बोल रहा था कि बी रुका हुआ है, क्योंकि जब ए देख रहा है ना बी को, तो हमेशा वो उसको अपने साथ ही दिख रहा है, और कोई अगर मेरे साथ ही बैठा हुआ है तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि हाँ ये रुका हुआ है। इसीलिए आपका जो ट्रेन का पैसेंजर है ए, वो कह रहा है कि उसका साथी पैसेंजर बी जो है वो रुका हुआ है। इसका मतलब ए सच बोल रहा है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा सी है वो ग्राउंड पर खड़े होकर के ये सब देख रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो व्यक्ति ए है वो भी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो व्यक्ति बी है वो भी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो वो तो यही बोलेगा ना कि बी गतिशील है। और अगर सी से आकर के पूछोगे तो सी भी यही बोलेगा कि ए भी गतिशील है, और अगर आप बी से पूछोगे तो ए के बारे में वो ये कहेगा कि ए रुका हुआ है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने की कोशिश करना, ये दोनों एक दूसरे को ये मानेंगे कि वो रुके हुए हैं, और ये बोलेगा कि तुम दोनों चल रहे हो। और अगर आपसे कोई जाकर के ये पूछे इस पैसेंजर ए से कि तुम सी के बारे में बताओ, तो पता है क्या होगा? पैसेंजर ए बोलेगा कि सी चल रहा है। किस तरफ चल रहा है? अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन चलती है तो बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या आपको वो पेड़ पौधे पीछे जाते हुए नजर आते हैं? ऐसा होता है ना? आप लोग हमेशा कभी ना कभी ट्रेन में बैठे होंगे और आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप आगे की तरफ ट्रेन चल रही है तो आपको पेड़ पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पेड़ कहाँ जा रहा है तो आप बोलोगे पीछे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर ए से पूछा जाए कि सी कहाँ जा रहा है तो ए बोलेगा कि सी भी गति में है, और ए से पूछेंगे सी कहाँ जा रहा है तो वो बोलेगा पीछे जा रहा है। कितनी स्पीड से उसको पीछे जाता हुआ नजर आएगा? जितनी स्पीड से ट्रेन आगे जा रही है, और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये ए को महसूस होगी। सारे एग्जांपल समझ में आ गए? क्लियर हो गया? पूरे एग्जांपल अच्छे से क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, मैं समझाता हूं कारण क्या है। गति एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब रिलेटिव। ऐसा हो सकता है कि किसी एक के सापेक्ष दूसरा जो है विरामावस्था में हो, और वही बंदा किसी और के सापेक्ष गतिशील भी हो। इसलिए आप लोग इस चैप्टर के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम ही होगा सापेक्ष वेग। और सापेक्ष वेग में आप यही चीज पढ़ोगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं इसको, रिलेटिव
वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी? क्योंकि सापेक्ष गति जब होती है तो सापेक्ष वेग के बारे में बात करना पड़ता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वहां वापस से इस पूरे स्थिति को और अच्छे से देखेंगे। अभी आपको जो मोटी मोटी बात समझनी थी वो केवल इतनी सी थी कि गति एक सापेक्ष पद है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। आपको बस इतनी ही चीज के बारे में ध्यान रखना है। बताओ ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? कोई घपला नहीं? पूरा क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब गति को परिभाषित करने के लिए हमने कुछ भौतिक राशियां बना रखी हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोलो कि किसी भी वस्तु की जो गति है, उस वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए, किसी वस्तु की कोई गति है तो उस गति को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है? वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ पद बना रखे हैं। जैसे हम लोग दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, समय, इन सब की सहायता लेते हैं। गति के नियम, गति के समीकरण, और गति के 3 समीकरण होते हैं, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा ये सब। तो गति को व्यक्त करने के लिए हम लोग इन सभी भौतिक राशियों की मदद लेते हैं, और इन सभी भौतिक राशियों में हमें जब अध्ययन करना शुरू करेंगे तो जोड़े के अंदर इसका अध्ययन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में दूरी और विस्थापन का अध्ययन बहुत डिटेल में। तो जब दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल के अंदर बात की जाएगी तो सबसे पहले बात होगी कि दूरी और विस्थापन की परिभाषा क्या है, उनसे संबंधित स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो अपन आज कवर करेंगे। फिर आएगा कि वेग और चाल क्या होता है, वो दूरी विस्थापन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम परिभाषित करेंगे त्वरण को, फिर इनके ग्राफ वगैरह बनाएंगे, और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम गति के समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। और जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये 9th क्लास की जैसा ही है, परंतु ये बहुत अलग है, क्योंकि आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है। वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, वेक्टर के बारे में आप जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं और आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए ये वाला रास्ता तय करते हैं। आप यहां से निकलते हैं, ऐसे घूमते घूमते आप यहां पहुंचते हैं। तो आपका घर से स्कूल की तरफ जाने को हम लोग यात्रा मानेंगे कि आपने एक यात्रा की है। आपने यात्रा जहां से शुरू करी है, जहां से कोई भी वस्तु अपनी यात्रा को शुरू करती है, अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, उस जगह को कहा जाता है प्रारंभिक स्थिति। तो जहां कहीं से भी आपकी वस्तु यात्रा को शुरू करती है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। स्थिति के लिए एक्स हम लोग काम में लेते हैं और इनिशियल के लिए आई बोलते हैं, और प्रारंभिक स्थिति को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं इनिशियल पोजीशन। तो जहां से भी आपकी वस्तु ने चलना शुरू किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रारंभिक स्थिति के नाम से जानेंगे। जहां आपकी वस्तु रोते फिर करके पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अंतिम स्थिति, और इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन, एक्स एफ। तो इसको कहा जाएगा प्रारंभिक स्थिति एक्स आई, और इसको कहा जाएगा अंतिम स्थिति एक्स एफ। समझ में आ गई ये बात? ऐसे घूमते घूमते आप यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद ये स्थिति है कि आप जिस रास्ते पर चल करके गए हो वो रास्ता आपने सच में तय किया है, क्योंकि आप गाड़ी लेकर के गए उस रास्ते के ऊपर। तो जिस रास्ते में आप सच में गए हो उसको कहा जाता है वास्तविक पथ। तो एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ जब जाती है तो यात्रा के दौरान वो जो अपना वास्तविक पथ तय करती है उसको मैंने दिखा दिया कि